हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल में। मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती यानी कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। साथ ही साथ में फॉर्म भी कंप्लीट भरे जा चुके हैं ईएसबी के द्वारा, जो कि 12 अगस्त को इसका पेपर है। 12 अगस्त से ये पेपर चालू स्टार्ट हो जाएगा शिफ्ट वाइज। और ये जो भर्ती है अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती जिस तरीके से मानी जा रही है, जो कि इससे पहले 7,500 कांस्टेबल की भर्ती हुई थी और अब ये लगभग 7,400 के समथिंग भर्ती इस बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार ने निकाली है। तो उसके लिए मैं ये बहुत ही प्यारे लगभग 500 सामान्य ज्ञान की क्वेश्चंस जो कि अति महत्वपूर्ण है वो उसकी सीरीज चालू कर रहा हूँ, जिसका कि ये पहला भाग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में, मध्य प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती में। तो वो सभी विद्यार्थी जो कि 12 अगस्त से होने वाली 2023 के कांस्टेबल की भर्ती में अपेयर होंगे, उन सभी के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण ये सीरीज रहेगी। तो लगातार इस सीरीज के साथ में जुड़े रहें और वो सारे प्रश्न जो कि मैं अभी करवाने वाला हूं उनको ध्यान से देखें और सारे फैक्ट्स को आप रट लें, याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस जरूर इसमें से आएंगे 110%। तो लगातार मेरी सीरीज के साथ में जुड़ जाएं, मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप एक भी वीडियो स्किप नहीं करेंगे और वो सारे वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको आपके मोबाइल ऐप पर मिलेंगे। तो शुरू करता हूं मैं ये 500 क्वेश्चंस के सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज की ये सीरीज, जिसमें कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में 40 नंबर का 40 नंबर्स के क्वेश्चंस सामान्य ज्ञान के आएंगे। तो सभी विद्यार्थी लगातार मेरी सीरीज के साथ जुड़ें और वो सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मध्य प्रदेश पुलिस में सामान्य ज्ञान के आएंगे वो सभी मैं कंप्लीट करने वाला हूं। पहला पार्ट है जिसमें कि मैं 50 क्वेश्चंस आज लेके आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस और साथ में पूरा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जिसमें कि मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए हैं, मंदसौर में है, ग्वालियर में है, भोपाल में है या फिर देवास में है। तो इसका जो सही उत्तर है वो भोपाल इज द करेक्ट आंसर। भोपाल जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। भोपाल में है ये संजीवनी संस्थान। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश का कौन सा जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। 1956 में जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, जिस समय फैजल अली आयोग, कौन सा आयोग आया था ये भी याद रखिएगा, 1956 में जब वो फैजल अली आयोग, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, एक एक फैक्ट साथ में करूंगा। फैजल अली आयोग का गठन हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के लिए इस आयोग का गठन हुआ था, जिसमें कि 3 सदस्यों का ये आयोग था, जिसमें फैजल अली इसमें अध्यक्ष थे। फैजल अली क्या थे इसमें अध्यक्ष बने थे और इसके साथ में 2 अन्य सदस्यों के साथ में ये आयोग गठित किया गया था। और इसी समय महाराष्ट्र में मिला लिया गया था एक क्षेत्र, वो क्षेत्र इसमें पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है विदर्भ, सौराष्ट्र, अरावली या फिर विंध्य क्षेत्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, विदर्भ का जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र क्षेत्र में चला गया था, जो कि मध्य प्रांत का हिस्सा था। 1956 से पहले ये मध्य प्रांत का हिस्सा था। मध्य प्रांत जो कि पार्ट सी के अंतर्गत आता था, उस समय पार्ट सी के अंतर्गत आता था, लेकिन पुनर्गठन के बाद में ये महाराष्ट्र में मिला लिया गया था विदर्भ का, जिसमें कि नागपुर, नोट कर लीजिएगा, नागपुर, भंडारा, ये जो क्षेत्र थे ये क्षेत्र विदर्भ के क्षेत्र में पहुंच गए थे, जो कि मध्य प्रदेश का मध्य प्रांत का हिस्सा थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विदर्भ क्षेत्र, जो कि 1956 में जब पुनर्गठन हुआ था मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 में, तब ये महाराष्ट्र में चला गया था। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से आप कंप्लीट कीजिएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के
किस पर्वत श्रेणी में ताप्ती नदी का उद्गम है? मध्य प्रदेश की नदी है ये ताप्ती नदी, और इस ताप्ती नदी का उद्गम कहां से हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है इसमें, विंध्य की पहाड़ियों से, सतपुड़ा की पहाड़ियों से, जानापावा की पहाड़ी, या फिर कैमूर की पहाड़ी से। तो इसका जो सही उत्तर होगा इसमें, वो बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। इसका जो सही आंसर है वो सेकंड वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। सतपुड़ा की पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम है। सतपुड़ा की पूरा दक्षिण मध्य प्रदेश, ध्यान नोट कर लीजिएगा, दक्षिण मध्य प्रदेश का हिस्सा है जहां पे कि पूरा सतपुड़ा श्रेणी पश्चिम से पूर्व की ओर पूरी फैली हुई है, जो कि लगभग 750 किलोमीटर का हिस्सा है जो कि इसकी रेंज बनती है। और इस 750 किलोमीटर में सतपुड़ा की पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम है, जो कि कहाँ से है ये भी आप नोट कर लीजिएगा, जो कि है बैतूल। कहाँ से है ये? बैतूल की मुलतई से। बैतूल की मुलतई जो तहसील है, मुलतई तहसील, वहां से इसका उद्गम होता है ताप्ती नदी का। अगर ताप्ती नदी की लंबाई की बात कर लें तो इसकी जो लेंथ है, अगर लेंथ की बात कर लें तो ये 724 किलोमीटर की पूरी लंबाई है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर फ्लो है इसका। पूर्व से यानी कि पूर्व से इसका उद्गम है और पश्चिम में ये अरब सागर में जाकर मिलती है। ये अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर ये समापन होता है, और जो कि एक एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है ना, एस्चुरी बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है तो सारे फैक्ट्स मैं कंप्लीट कर रहा हूं। एस्चुरी का ये निर्माण करती है। मध्य प्रदेश की सिर्फ 2 ऐसी नदियां हैं जो कि एस्चुरी पूर्व से पश्चिम की तरफ में फ्लो करती हैं, जो कि प्रमुख नदियों में जिनका नाम आता है नर्मदा नदी और मुलतई से बैतूल नदी जो निकलती है। एक अन्य नदी के बारे में बात कर लें, छोटी नदी है लेकिन वो भी फैक्ट में कहीं ना कहीं पूछी जाती है, वो है माही नदी। माही नदी जो कि धार जिले से निकलती है, वो भी उसका भी फ्लो देखा जाए तो वो पूर्व से होती हुई फिर ऊपर उत्तर की तरफ में जाती हुई फिर वापस दक्षिण में आती है, और ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये भी एक नदी है जो कि इसका फ्लो थोड़ा सा पूर्व में फिर उत्तर जाती है, रतलाम से कटती है, और रतलाम से कटती हुई ये ऊपर गुजरात से होती हुई ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, जो कि माही नदी है। ठीक है, तो माही नदी को भी अपन थोड़ा सा ले लेते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट, उतना पूर्व से पश्चिम की तरफ में फ्लो नहीं है। सिर्फ 2 नदियां हैं, जो कि है ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में पशुपतिनाथ मंदिर है? अगर हम बात की जाए मध्य प्रदेश का, वो कौन सा शहर है, कौन सा जिला है यहाँ पे कि पशुपतिनाथ मंदिर बना हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, धार में है, मंदसौर में है, नीमच में है, या फिर उज्जैन में है। तो इसका सही विकल्प कौन सा है ये आपको ऑप्शन में बताना है, तो नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है मंदसौर। मंदसौर इज द करेक्ट आंसर। मंदसौर में है ये पशुपतिनाथ। अगर हम इसकी बात कर लें, इसका निर्माण कब हुआ था, तो ये निर्माण जो हुआ था ये गुप्त डायनेस्टी के समय हुआ था, जब गुप्त वंश भारत पे राज कर रहे थे। गुप्त वंश के समय, गुप्त वंश के राजा की बात कर लें तो कुमारगुप्त की इतिहास में जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त के समय ये इसका निर्माण हुआ था, और ये मंदसौर में उस समय जो वंश था वो था ओलिवर वंश। ये भी नोट कर लीजिएगा। ओलिवर जो डायनेस्टी थी, ओलिवर वंश के विष्णुवर्धन जो कि गुप्त के समकालीन थे, और गुप्त का ये सामंत थे। ये गुप्त के सामंत थे ओलिवर वंश, तो उन्होंने इस मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये कुमारगुप्त की बात है। कुमारगुप्त जो कि 413 से लेके 467 तक, ठीक है ना, ये राजा था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र रहा। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि 413 में इसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में कुमारगुप्त गद्दी पर बैठता है। उस समय ही इस मंदिर का निर्माण हुआ था। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही ऐसा मंदिर है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका जो सबसे बड़ा मंदिर है वो
भारत का पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में है, जो कि नेपाल के काठमांडू में है, और मध्य प्रदेश में है ये पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर में। किसने करवाया था ये? गुप्त वंश के कुमार गुप्त के समय में हुआ था ये। ओलिवर वंश के विष्णुवर्धन ने इसका निर्माण करवाया था, और इसका मंदसौर अभिलेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग है, ये आपके सामने क्वेश्चन बनता है। इसमें इंदौर दिया हुआ ऑप्शन में, नर्मदापुरम है, रीवा संभाग या फिर जबलपुर संभाग। तो अगर इसका सही उत्तर देखा जाए तो कौन सा होगा? तो इसका जो सही उत्तर है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से संभाग की बात कर लें तो वो है जबलपुर संभाग, सही आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा, जबलपुर संभाग है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश टोटल 10 संभाग आते हैं इसके अंदर, 10 संभागों में ये बटा हुआ है, जिसमें कि टोटल 52 जिले आते हैं, 52 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं, जिसमें कि जबलपुर सबसे बड़ा संभाग बनता है। जबलपुर सबसे बड़ा संभाग है, जिसमें कि जबलपुर संभाग में, जबलपुर जो संभाग है इसमें टोटल 8 जिले आते हैं। 8 जिलों का ये संभाग है, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल यानी कि एरिया के बेसिस पर सबसे बड़ा संभाग बनता है। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। प्रदेश में एकमात्र घड़ी बनाने का जो कारखाना है वो कहां पर स्थित है? अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एकमात्र जो घड़ी बनाने का कारखाना है वो कहां पर है? ऑप्शन आपके सामने है, बैतूल में है, उज्जैन में है, भोपाल में या फिर रतलाम में। तो इसका जो सही विकल्प होगा बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बैतूल है यहाँ पे कि एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना है बैतूल, जो कि नर्मदापुरम, नोट कर लीजिएगा, नर्मदापुरम जो संभाग है के अंतर्गत आता है, जिसमें कि कुल 3 जिले आते हैं, नर्मदापुरम, होशंगाबाद और हरदा। इस तरीके से नर्मदापुरम में मतलब होशंगाबाद, बैतूल और हरदा, ये 3 जिले मिलकर यहाँ पर नर्मदापुरम संभाग बनाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नर्मदापुरम जो कि हाल ही में 2021 में, ठीक है ना, इसका जो नाम है, होशंगाबाद का नाम ही नर्मदापुरम कर दिया गया है। पहले इसका नर्मदापुरम संभाग के नाम से 2017 में इसको संभाग बनाया गया था, नाम बदला था। उसके बाद में अब जिले का नाम भी नर्मदापुरम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 7। मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली ISO प्रमाणित जेल है? ISO, ठीक है ना, इंटरनेशनल सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, एक सर्टिफिकेट होता है जो कि इंटरनेशनली यहाँ पर ये प्रमाणित करता है कि ये सबसे अच्छी जेलों में इसकी गिनती होती है। तो वो कौन सी, किस शहर में वो जेल है? होशंगाबाद में, भोपाल में, इंदौर में या ग्वालियर में? तो इसका जो सही आंसर है, नोट कर लीजिएगा, होशंगाबाद। होशंगाबाद इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे कि ISO प्रमाणित जेल यहाँ पर स्थित है। कहां पर? होशंगाबाद में, जो कि अभी इसका नाम क्या है, अभी मैंने बताया आपको, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम के नाम से ये जाना जाता है। अगला प्रश्न आ गया, किस प्रकार के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश जो कि सबसे बड़ा, अगर बात की जाए वनों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक वन क्षेत्र पूरे भारतवर्ष में कहीं पाए जाते हैं तो वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा वन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, या फिर उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही, पहला और दूसरा ऑप्शन ही सही है या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, दोनों ऊपर के विकल्प बिल्कुल सही होंगे, यानी कि इसमें जो तीसरा विकल्प है वो बिल्कुल सही बनेगा। मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन भी पाए जाते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय वन भी पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा जो कि मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलते हैं, वो गुजरती है। उसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना, अगर हम बात कर लें ये अगर ये रेखा गुजर रही है, ठीक है ना, इसको अगर हम कर्क रेखा मान लें 23.5, तो इसका ऊपर का क्षेत्र जो है वो उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। उष्ण कटिबंधीय वन यहाँ पर पाए जाते हैं।
और उसके नीचे का क्षेत्र बात की जाए तो नीचे वाला जो क्षेत्र है जो कि 23.5 के बाद में नीचे जो आता है यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ पे कि दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, झाबुआ में महंगाई के विरोध में जो आंदोलन हुआ था वो कब चलाया गया था? 1939 में, 1930 में, 1942 में या फिर 1935 में? तो इसका जो सही विकल्प है ये ब्रिटिश उपनिवेशिक काल, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के समय की बात है ये। तो इसका जो सही आंसर है सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। 1930 में महंगाई के विरोध में, जो कि एक ट्राइबल क्षेत्र था, अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र था, आदिवासियों का क्षेत्र था, उस समय यहां पर एक महंगाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, राज्य में नगरीकरण की वृद्धि की जो दर है वो वर्तमान में कितने प्रतिशत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है 27%, 24%, 20% या फिर 30%, 27%, 24%, 20% या फिर 30%। तो इसका जो सही विकल्प है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा 27। अगर वर्तमान में देखा जाए तो करंटली जो राज्य की नगरीकरण की वृद्धि की जो दर है वो 27% इज द करेक्ट आंसर। 27% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलती है, जो वृद्धि यहाँ पर हुई है। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हिस्ट्री का है। हेलोडोरियस द्वारा बनाया गया जो प्रकाश स्तंभ है, इसको कि गरुड़ स्तंभ भी बोला जाता है, गरुड़ स्तंभ भी बोला जाता है। गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगर इसके ऑप्शन देख लिया जाए तो रायसेन दिया हुआ है, विदिशा है, खजुराहो है और सागर है। तो इसमें जो सही विकल्प है बिल्कुल याद कर लीजिएगा विदिशा। विदिशा इज द करेक्ट आंसर। विदिशा में है ये। विदिशा में हेलोडोरियस स्तंभ की स्थापना हुई थी ये, और ये की थी यूनानी राजा जो एंटियालकेडिस, क्या नाम है, नाम एंटियालकेडिस के समय, ठीक है ना, इसका जो राजदूत था जिसका नाम था हेलोडोरियस, हेलियोडोरस या पे हेलोडोरियस भी बोलते हैं, हेलियोडोरस, जो कि भारत आया था, दूत बनकर आया था। और ये किस डायनेस्टी के समय में आया था? तो ये डायनेस्टी थी गुप्त डायनेस्टी, बिल्कुल सही है। गुप्त नहीं, सॉरी, अब नोट कर लीजिएगा, शुंग डायनेस्टी के समय में आया था, शुंग डायनेस्टी, ठीक है, शुंग डायनेस्टी, शुंग वंश के समय में आया था। शुंग वंश का 8वां शासक था यहाँ पर, जिसका नाम था बृहदत्त शुंग, ठीक है, क्या नाम था? बृहदत्त शुंग के समय में आया था ये, और इसका 14वां वर्ष चल रहा था। 14वें वर्ष में ये यहाँ पर विजिट किया था, और यूनानी राजा हेलोडोरियस का ये एंटियालकेडिस का ये राजदूत था हेलोडोरियस, जो कि यहाँ पर जो भागवत धर्म है उससे ज्यादा काफी ज्यादा प्रभावित हुआ, और इसने भागवत धर्म की स्थापना की थी, अपनाया था यहाँ पर, और विदिशा में हेलोडोरियस स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसको कि गरुड़ स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर? विदिशा में, ठीक है, याद रखिएगा। ये कब आया था? 8वां शासक था ये, उस समय ये भारत में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12वां, ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? अगर ध्रुपद समारोह की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की वो कौन सा जिला है यहाँ पे कि इसका आयोजन होता है? भोपाल, खजुराहो, उज्जैन या फिर ग्वालियर? तो इसका जो सही विकल्प है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, भोपाल में ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। हर वर्ष होता है ध्रुपद समारोह का आयोजन। और अगर हम ध्रुपद जो संगीत है इसके जो सृजनकर्ता हैं, इसकी जो रचयिता हैं, इसकी शुरुआत करने वाले जो थे वो थे तोमर वंश के राजा मानसिंह। राजा जो मानसिंह थे, मानसिंह के समय में ये परवान चढ़ा था, और मानसिंह के समय ही ध्रुपद का जो संगीत है वो उपजा था, ठीक है। और अगर राजा मानसिंह की बात कर लें तो राजा मानसिंह
ग्वालियर के राजा थे ये। ग्वालियर का जो किला है राजा मानसिंह, और इनका जो समय था वो था 1486 से लेकर 1517 तक। इस समय ये राजा थे और इस समय इन्होंने ध्रुपद जो संगीत था उसकी संरक्षक रहे। उसको काफी ज्यादा इनकी काल में ये फला फूला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। 1923 में कहां से झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ हुआ था? झंडा सत्याग्रह बहुत ही पॉपुलर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। झंडा सत्याग्रह की शुरुआत मध्य प्रदेश के वो कौन सा जिला है जहां से इसकी शुरुआत की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, जबलपुर, भोपाल, नीमच या फिर बुरहानपुर। तो इसका जो सही विकल्प है वो है जबलपुर। जबलपुर बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जबलपुर से ये झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1923 में। इसकी शुरुआत जबलपुर से हुई थी और इसकी शुरुआत करने वाले जो थे वो गोविंद राम थे। कौन थे? गोविंद राम जी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। और उसके बाद में इनको गिरफ्तार, क्योंकि ये इस पर अंग्रेजों ने इसका विरोध किया और अंग्रेजों ने यहाँ पर इनको गिरफ्तार किया था। ये अरेस्ट हो गए थे और अरेस्ट होने के बाद में ये आगे बढ़ा था और ये जबलपुर से होते हुए ये कहाँ पहुंच गया था? नागपुर पहुंच गया था। नोट कर लीजिएगा कहाँ पहुंच गया था ये? नागपुर पहुंचा। और नागपुर में इसको किसने? भगवान दीन। नोट कर लीजिएगा, भगवान दीन ने इसका मोर्चा संभाला था और भगवान दीन ने इस झंडा सत्याग्रह को आगे बढ़ाया नागपुर में। और नागपुर में ये यहाँ पर 18 जून 1923 में पहुंचा। और उसके बाद में ये जो झंडा सत्याग्रह है यहाँ पर तिरंगा वंदन है, तिरंगा वंदन की बात की जाती है, जो कि सबसे पहले इस झंडा सत्याग्रह में झंडा वंदन जो हुआ था ये गोविंद राम जी ने किया था। इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये कहाँ किया था? जबलपुर का जो टाउन हॉल है, कहाँ पर? टाउन हॉल पर ये झंडा वंदन किया था, तिरंगा यहाँ पर लहराया था। उसके बाद में गोविंद राम जी को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद में नागपुर में भगवान दीन ने इसको आगे बढ़ाया। उसके बाद में आखिरी में जाके ये काफी बड़ा विशाल रूप लिया और आखिरी जो इसके प्रमुख नेता रहे वो 17 अगस्त 1923 को ये समाप्त होता है। और उस समय सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे वो इसके आखिरी सिरमौर रहे और उस समय ये खत्म हुआ था। ये वो इसका आखिरी समय था। 17 अगस्त 1923 तक ये चला। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके प्रमुख नेता के रूप में आगे आए थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 24। मध्य प्रदेश का जो उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश उत्सव के नाम से ये कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, दिल्ली, इंदौर, भोपाल या फिर जबलपुर। तो इसका जो सही विकल्प है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली में मध्य प्रदेश उत्सव मनाया जाता है, जिसमें कि मध्य प्रदेश की विभिन्न जो संस्कृति हैं, विभिन्न संस्कृति के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया जाता है, जानकारी दी जाती है। तो ये जो मध्य प्रदेश उत्सव है ये दिल्ली, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत की राजधानी दिल्ली में ये हर वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 15वां ये आ गया, मध्य प्रदेश की सांची में, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के सांची में किस समुदाय का जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? कौन सा समुदाय है, कौन सा धर्म है जिसका कि यहाँ पर ये पर्यटन स्थल स्थित है? जैन, बौद्ध, पहला और दूसरा दोनों ही या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बौद्ध धर्म का यहाँ पर पर्यटन स्थल है। गौतम बुद्ध का यहाँ पर स्तूप है जो कि भारत का सबसे विशाल स्तूप के रूप में जाना जाता है, जो कि कहाँ पर है? सांची में है। यहाँ पे कि इस बौद्ध स्तूप में दो जो शिष्य थे, महामोग्दलयान और कौन? सारीपुत्र। महामोग्दलयान और सारीपुत्र, इनकी यहां पर क्या है? इनकी यहां पर अस्थियां हैं। ठीक है ना, ये बिल्कुल याद रखिएगा, कहां पर? सांची में। सांची जो कि किस जिले के अंतर्गत आता है ये भी आपको याद होना चाहिए, ये रायसेन जिले के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है सांची। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर क्या है? बौद्ध धर्म का ये पर्यटन स्थल है सांची, जिसको कि वर्ल्ड हेरिटेज में
यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया था, जो कि सेकेंड नंबर पे आया था इसको शामिल किया गया था, ठीक है ना, जो कि 19 इसमें खजुराहो को 1980, ठीक है ना, वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया था, जो कि सांची को यहां पर यूनेस्को की साइड में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश की 3 ऐसी क्षेत्र हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया, जिसमें कि खजुराहो है, खजुराहो के बाद में भीमबेटका, उसके बाद में नंबर जो लगता है वो लगता है किसका, सांची का यहां पर नंबर लगता है। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 16, पादप एवं जीवाश्म के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। पादप एवं जीवाश्म का जो उद्यान है उसके लिए मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि प्रसिद्ध है इसके लिए, फॉसिल, रालामंडल, पन्ना या फिर पेंच। तो इसका बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहां पर है, मध्य प्रदेश के डिंडोरी में, नोट कर लीजिएगा, डिंडोरी में स्थित है ये, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 0.27 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में है, डिंडोरी जो कि मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कहलाता है, पूर्व में स्थित है ये, जो कि जबलपुर डिवीजन संभाग, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, किस जनजाति का मूल निवास कोटा राजस्थान और गुना मध्य प्रदेश तक का क्षेत्र है। कौन सी जनजाति है जिसका कि मूल निवास जो राजस्थान का कोटा जिला है और मध्य प्रदेश का जो गुना जिला है वहां तक इसका क्षेत्र है। ऑप्शन आपके सामने है, भील, कोरकू, सहारिया या फिर गोंड। तो इसका सही विकल्प है सहारिया, नोट कर लीजिएगा। सहारिया जनजाति जो है इसका ये प्रमुख स्थान है जो कि राजस्थान की कोटा से लेकर गुना के क्षेत्र तक ये आता है। सहारिया जो कि एक घुमक्कड़ जनजाति है, ठीक है ना, एक घुमंतु, इसको घुमंतु जनजाति, एक घुमंतु जनजाति के रूप में ये जानी जाती है, घुमंतु जनजाति है। और ये अधिकतर जो अलग तरीके के कार्य करते हैं, कभी कभी आपने अगर देखा होगा तो शहर क्षेत्र में ये रोड के किनारे पर ये अपने खुद का छोटा सा झोपड़ी बनाकर यहाँ पर रहते हैं और छोटे छोटे कार्य करके ये अपना जीवन चलाते हैं, वो जनजाति कहलाती है सहारिया जनजाति। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर कहा जाता है, किसको कहा जाता है। कपड़े, यहाँ पे की कपड़ों का उद्योग बहुत ज्यादा फला फूला है, विकसित है। दिल्ली तो मध्य प्रदेश में आते ही नहीं है, इंदौर, भोपाल या फिर जबलपुर। तो इसका जो सही विकल्प है वो है इंदौर। इंदौर इज द करेक्ट आंसर, जिसको कि कपड़ों का शहर कहा जाता है। कपड़ों का उद्योग सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है ना, क्या है यहाँ पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा यहाँ पर है और यहाँ पर कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा फल फूल रहा है। तो इंदौर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ताम्रपाषाण संस्कृति युगीन जो संस्कृति थी, मालवा संस्कृति, इसमें से कौन सा शहर था जो कि सबसे ज्यादा प्रमुखता से यहाँ पर जाना जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, नावदा टोली, कायथा, एरन और विदिशा। तो इसमें अगर बात की जाए, इसमें प्रमुख केंद्र के बारे में बात की जाए तो प्रमुख केंद्र यहाँ पर ऑप्शन में कायथा ही आता है। कायथा जो कि प्रमुखता से ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है कायथा, अगर बात की जाए तो ये उज्जैन, ठीक है ना, उज्जैन में है ये। और ये काली सिंध कहाँ पर है, ये काली सिंध नदी के निकट है। काली सिंध जो नदी है, नदी के बिल्कुल निकट में स्थित है। और नावदा टोली भी है, याद रखिएगा, लेकिन ये प्रमुखता से इसको नहीं बोला जाता है। सबसे अधिक अगर यहाँ पर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ पर जो खुदाई के दौरान जो चीजें मिली हैं, जो वस्तुएं मिली हैं, वो सबसे अधिक कायथा में ही मिली हैं। उसके बाद में नावदा टोली जो कि यहाँ, ये कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश के खरगोन में है। ये भी ताम्र
पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। एरन भी है यहाँ पर। एरन अगर बात की जाए तो ये सागर में है। सागर में यहाँ पे भी ताम्र पाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसे तो तीनों हैं, लेकिन प्रमुखता से यहाँ पर कायथा को देखा जाता है। एरन एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ पे कि सती प्रथा के भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। सती प्रथा के बारे में बात की जाए तो गुप्त डायनेस्टी की सती प्रथा यहाँ पर देखने को मिलती है। गुप्त डायनेस्टी के समय में भानुगुप्त 510, ध्यान रखिएगा, भानुगुप्त के समय में, भानुगुप्त जो कि गुप्त वंश का राजा था, उस समय 510 ईस्वी में, ठीक है ना, इसका एक सेनापति था, या फिर इसका मित्र मान सकते हैं, मित्र सेनापति था गोपराज। गोपराज की यहाँ पर युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है। तब इसकी पत्नी, इसकी जो पत्नी थी, पत्नी यहाँ पर सती होती है। पत्नी यहाँ पर क्या होती है? सती होती है। और सती के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होते हैं, जो कि भानुगुप्त अभिलेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है। कब? 510 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश में 20वां क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र में दिया गया था? जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उस समय मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक बजट है वो किसके लिए यहाँ पर रखा गया था, ये क्वेश्चन है। इसमें ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं जो कि राज्य व्यवस्था पर आधारित हैं। तो क्वेश्चंस को देखते हुए आपको इसके नोट्स बिल्कुल बना लेने चाहिए और याद कर लेना चाहिए। बार बार ये क्वेश्चंस आपको याद रट लेने चाहिए। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो एक भी क्वेश्चंस आप मिस नहीं कीजिएगा। तो इसका जो ऑप्शन है आपके सामने है कृषि सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, राष्ट्रीय सेवा या फिर उद्योग सेवाओं पर ये सबसे अधिक बजट निर्धारित किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल याद कर लीजिएगा, कृषि, एग्रीकल्चर सेक्टर पर, कृषि सेवाओं पर 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बजट यहां पर आवंटित किया गया था, सबसे अधिक बजट दिया गया था। कौन सा? एग्रीकल्चर, 11वीं पंचवर्षीय योजना मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 21। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टॉस किस जिले में पाया जाता है? एस्बेस्टॉस एक मिनरल है, एक धातु है, और ये धातु मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? होशंगाबाद, झाबुआ, बालाघाट या फिर पन्ना। तो इसमें जो आंसर होगा विकल्प वो झाबुआ इज द करेक्ट आंसर। झाबुआ में सबसे अधिक एस्बेस्टॉस है। अगर बात की जाए पूरे इंडिया में सबसे अधिक एस्बेस्टॉस मध्य प्रदेश में ही मिलता है, और मध्य प्रदेश के झाबुआ में ही प्राप्त होता है। झाबुआ यहाँ पे की एस्बेस्टॉस जिससे कि एस्बेस्टॉस की सीट आपने देखी होगी जो कि मकानों के ऊपर लगती है, वो एस्बेस्टॉस मिनरल से ही बनती है, धातु से ही बनती है। साथ में अग्निरोधक वस्त्र जो होते हैं, जो कि एक अग्नि को रोकने के लिए ये बनाए जाते हैं। कहीं पे भी आग लगती है तो उससे जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो अग्निरोधक वस्त्र भी एस्बेस्टॉस की धातु से ही बनते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में, जो कि मध्य प्रदेश का पश्चिम में जिला है। और इसकी सीमा कहाँ लगती है झाबुआ की? गुजरात से। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, गुजरात से इसकी सीमा लगती है। और कहाँ से लगती है? राजस्थान से। राजस्थान और गुजरात से छूता हुआ ये एक जिला है जिसका कई बार क्वेश्चन बना है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का कौन सा पश्चिमी जिला है जो कि गुजरात और राजस्थान से जिसकी सीमा छूती है? तो वो है झाबुआ जिला। अगला प्रश्न आ गया, और प्रश्न नंबर 22। ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ग्वालियर का किला जिसे कि जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट के नाम से ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? ये प्रश्न है। राजा कीर्तिपाल ने, सूरज सेन ने, राज बसंती ने या फिर मानसिंह तोमर ने? तो इसका जो सही विकल्प है वो है राजा सूरज सेन ने इसकी सिक्स्थ सेंचुरी में इसका निर्माण करवाया था, जो कि ऋषि गवाला, नोट कर लीजिएगा पहला पॉइंट, ऋषि गवाला की स्मृति में, उनकी याद में ये इसका निर्माण करवाया था, क्योंकि ऋषि गवाला ने इनकी बीमारी खत्म की थी। ये बीमार थे काफी ज्यादा, उनको स्वस्थ किया था, तो उनकी स्मृति में ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया। आगे जाकर ऋषि गवाला के ही नाम पर ग्वालियर जो क्षेत्र है वो फला फूला, और आगे जाके उन्हीं के नाम पर ये ग्वालियर कहलाया। सूरज सेन, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 23। ब्रेडरी नामक
जाति का जो बारहसिंगा है केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन आपके सामने है, पेंच, पन्ना, कान्हा-किसली या फिर बांधवगढ़। तो इसका जो सही विकल्प है वो है कान्हा-किसली। कान्हा-किसली जो कि कहां पर है? ये बालाघाट। बालाघाट और कहां पर है ये? बालाघाट से लगा हुआ मंडला, इन जिलों में है ये कान्हा-किसली, जो कि मध्य प्रदेश का, एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। दूसरा ये पॉइंट हो गया आपके पास 2। और अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर ये बेडरी नामक जो बारहसिंगा है, इसका एक शुभांकर क्या है? यहाँ पर शुभांकर बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? शुभांकर का नाम क्या है यहाँ पर? भूर सिंह। वो भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। भूर सिंह नाम से यहाँ पर शुभांकर बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। और ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इसकी अगर लेंथ, लंबाई चौड़ाई बात कर लें तो ये 940 स्क्वायर किलोमीटर, 940 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे जो छोटा संभाग है वो कौन सा है? सबसे छोटा संभाग यहाँ पर पूछा गया है जनसंख्या की दृष्टि से। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है, इंदौर, भोपाल, उज्जैन या फिर जबलपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग यहाँ पर कौन सा निकल कर आ रहा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है भोपाल संभाग। भोपाल नहीं है इसका, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को लग रहा है। इस क्वेश्चन को अपन बाद में देखेंगे, इसमें कौन सा आंसर सही होगा। इस पर अपन स्टार लगा लेते हैं, अगली वीडियो में मैं इसका आंसर आपको पूरा दूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी पर महेश्वर परियोजना बनाई गई है? जो महेश्वर परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन आपके सामने है, चंबल नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी या फिर सोन नदी। तो इसका जो सही विकल्प है वो अपन नोट करें तो महेश्वर जो परियोजना है ये कहां पर स्थित है, पहले तो ये पता होना चाहिए। महेश्वर परियोजना जो कि खरगोन, कहां पर है ये? खरगोन जिले में है। खरगोन जो जिला है वहां पर स्थित है। और ये जो है नर्मदा नदी पर बनी हुई है महेश्वर परियोजना, ठीक है ना। और यहीं पर सहस्त्र जलधारा प्रपात यहीं पर स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ये कहां पर है? ये महेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है। और ये क्या है? ये पब्लिक पार्टनरशिप में है ये। और ये है निजी क्षेत्र की ये एक परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश में संचालित की जा रही है। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 26, मध्य प्रदेश में भिलवा वन उपज कहां एकत्रित की जाती है? भिलवा की जो उपज है वो मध्य प्रदेश में किस जिले में, जिले दिए हुए हैं इसमें, कौन से जिले में एकत्रित की जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने है, भिलवा जो कि एक बीज होता है जिससे कि एक तेल निकलता है, ठीक है ना, बायोडीजल इसको बोलते हैं, वो निकलता है इससे। तो वो कहां पर होता है? बालाघाट में, छिंदवाड़ा में, डिंडोरी में या फिर शहडोल में। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बालाघाट इज द करेक्ट आंसर। बालाघाट में ये वन उपज एकत्रित की जाती है जिसका नाम है भिलवा वन उपज। भिलवा नाम का एक बीज होता है जो कि पेड़ में लगता है। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 27, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी थी वो मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित थी? महेश्वर में, विदिशा में, उज्जैनी में या फिर ओमकारेश्वर में। तो इसका जो सही विकल्प है इन सभी ऑप्शन में वो है उज्जैनी, जिसकी राजधानी क्या थी? अवंती थी। इतिहास में महाजनपद काल के बारे में बात करें, महाजनपद में इसकी राजधानी क्या थी? अवंती थी, अवंती, ठीक है। और यही चंद्रगुप्त द्वितीय बात करें तो ये गुप्त डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। गुप्त वंश के जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि समुद्रगुप्त के पुत्र रहे, उन्होंने यहाँ पर शक वंश का विनाश किया था। शक वंश की यहाँ पर खात्मा करने के बाद में
यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था और उज्जैनी को राजधानी बनाया था। सेकंड राजधानी यहाँ पर स्थापित की थी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। शक डायनेस्टी के जो राजा थे, उस राजा को यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म करने के बाद में शक यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो गए थे, मिटा दिए थे। शकों का खात्मा करने वाला कोई राजा हुआ तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य की उपाधि यहीं से धारण की थी उन्होंने। किसकी? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की जो उपाधि थी वो शकों को नाश करने के बाद में यहाँ पर धारण की थी। कहां पर? उज्जैन में। चलिए, उज्जैन जो कि महाकाल के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित है, और यहीं पर क्षिप्रा नदी यहीं से बहती है, यहाँ पे कि हर 12 वर्ष में यहाँ पर क्या लगता है? यहाँ पर सिंहस्थ का मेला लगता है। इसको सिंहस्थ का मेला कहा जाता है उज्जैन में, जिसको कि कुंभ का मेले के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में राजा जीवाजी राव का जो सुंदर और कलात्मक और राजमहल है वो कहां पर, किस जिले में स्थित है? शिवपुरी में, गुना, अशोकनगर या ग्वालियर? तो इसका जो सही आंसर है वो चौथा विकल्प सही होगा। ग्वालियर में स्थित है ये। ग्वालियर में, जिसका नाम है जय विलास पैलेस। जय विलास पैलेस है जो कि ग्वालियर में स्थित है, जो कि जीवाजी राव का सुंदर और कलात्मक राजमहल है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय, जो पहला ग्राम न्यायालय है वो कहां पर शुरू किया गया था, कहां से प्रारंभ किया गया था? बड़झिरी, झांतला, रायसेन या नागदा? तो इसका सही विकल्प है झांतला, जो कि नीमच, नोट कर लीजिएगा, नीमच जिले के अंतर्गत आता है, और इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 30 है ये, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में शहडोल जिले में आता था, वर्तमान में ये किस जिले के अंतर्गत आता है? सिवनी, उमरिया, बालाघाट या फिर श्योपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो है उमरिया। उमरिया में है ये क्या? बांधवगढ़। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यहाँ पे की सबसे अधिक घनत्व में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? टाइगर पाए जाते हैं सबसे अधिक घनत्व में। अगर बात की जाए 1 किलोमीटर में 8 टाइगर यहाँ पर पाए जाते हैं सबसे अधिक डेंसिटी में। मध्य प्रदेश, जिसको कि टाइगर स्टेट का नाम से भी जाना जाता है, सबसे अधिक अभी वर्तमान में जो लेटेस्ट जनगणना हुई, लेटेस्ट बाघों की गणना की गई, उसमें मध्य प्रदेश ही दोबारा से आया। 2019 की जनगणना में मध्य प्रदेश में जो टाइगर थे वो 519 है, उसके बाद में अभी बढ़कर ये काफी ज्यादा हो गया, तो पहला ही नंबर पे दोबारा से ही मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 31, नचना कुठार का जो अभिलेख है वो किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त, अशोक, व्याघ्रराज या फिर समुद्रगुप्त? तो इसका जो सही विकल्प है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतिहास से जुड़ा हुआ। नचना कुठार सबसे पहले समझ लेते हैं, नचना कुठार कहां पर है? ये नचना कुठार जो है, नचना कुठार ये है पन्ना में। कहां पर है ये? पन्ना जिले के अंतर्गत आता है, और यहां पर पार्वती का मंदिर है, माता पार्वती का ये मंदिर यहां पर स्थित है, और यहां पर गुप्त डायनेस्टी के अभिलेख प्राप्त होते हैं। गुप्त वंश के अभिलेख से प्राप्त होता है कि ये समुद्रगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, समुद्रगुप्त जो कि भारत का नेपोलियन था, भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है, जिसने कि पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था, जो कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक पूरा साम्राज्य यहाँ पर विस्तार किया था समुद्रगुप्त। अगर समुद्रगुप्त की बात कर लें तो समुद्रगुप्त गद्दी पर 335 ईस्वी में गुप्त वंश का राजा बना था, और इसने 375 तक राज किया था, और महाराजा अधिराज की उपाधि इसने उपाधि धारण की थी। महाराजा अधिराज वो कहलाते थे जो कि राजाओं के राजा होते थे, यानी कि जो राजा होते थे वो इनके अंडर में आ जाते थे, इनके सानिध्य में आकर अपने राज्य को चलाते थे, वो राजा होते थे, और राजाओं के राजा महाराजा अधिराज कहलाते थे। उसकी उपाधि धारण की थी, यानी कि जितने भी अन्य जो रियासत थी, अन्य जो राज्य रजवाड़े थे, उन पर विजय प्राप्त की, और उनको उनका राज्य वापस देकर वहां से
टैक्स यानी कि कर की वसूली की जाती थी गुप्त डायनेस्टी के समय में। तो ऐसे थे समुद्रगुप्त जिसने कि पूरे भारतवर्ष पर अपना राज्य स्थापित किया था। तो इनकी जो समय था वो 335 से लेके 375 ईस्वी तक, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम, नोट कर लीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम की ये संतान थे समुद्रगुप्त, और ये गद्दी पर 335 से लेके 375 तक ये गद्दी पर रहे। देन उसके बाद में इनके पुत्र रामगुप्त और उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, तो ये गुप्त डायनेस्टी का पूरा जो जानकारी है ये आपको मैं आगे पूरा अच्छे से समझाऊंगा कि गुप्त डायनेस्टी कब से शुरू हुई और उनकी पूरे के पूरे जितने भी राजा हुए उनके बारे में भी जानकारी मैं अन्य वीडियो में पूरा इतिहास आपको बताऊंगा। आज के मैं अपन मध्य प्रदेश के जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, जो कि 500 क्वेश्चंस की ये सीरीज में चालू कर रहा हूं, वो मैं इस वीडियो में लाया हूं, जो कि बहुत ही निहायत ही उम्दा है। सारे फैक्ट्स के साथ में मैं आपको कंप्लीट कर रहा हूं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 32। किस नदी को चर्मावती के नाम से जाना जाता है? चर्मावती जो कि प्राचीन नाम है एक नदी का, नर्मदा, चंबल, सोन या फिर बेतवा नदी। तो पुराणों में जो जानकारी मिलती है वो है चंबल नदी। चंबल नदी की जानकारी पुराणों में मिलती है कि इसको चर्मावती के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, प्राचीन काल का जो नाम था वो चर्मावती था। चंबल, इस नदी का उद्गम कहां से हुआ है ये भी आपको याद होना चाहिए। ये हुआ है जानापावा। जानापावा की जो पहाड़ी है, जानापावा की पहाड़ी से इसका उद्गम है, जो कि महू, महू जो कि किसमें आता है ये महू? ये आता है इंदौर, इंदौर जिले के अंतर्गत आता है महू, और वहां से इसका उद्गम हुआ है जानापावा। ठीक है ना, जो कि चंबल नदी है। और चंबल नदी जो कि उत्तर में जाते हुए ये किसकी सहायक नदी बनती है? ये यमुना, यमुना नदी की ये सहायक नदी बनती है। ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए। और यमुना नदी आखिरी में जाकर गंगा में मिल जाती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 33। धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश राज्य में कहां स्थापित किया गया? कौन सी जगह है, कौन सा जिला है यहाँ पे कि धान अनुसंधान केंद्र स्थित है? उज्जैन, इंदौर, रतलाम या फिर बड़वानी? तो नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर है बड़वानी। बड़वानी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे कि धान अनुसंधान केंद्र स्थापित है। बड़वानी जो कि इंदौर, ये भी याद होना चाहिए, इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है, जिसमें कि 8 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 8 जिले। अगला प्रश्न आ गया कपिल धारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपिल धारा और दुग्ध धारा जो वाटरफॉल है, जलप्रपात, वो किस जिले में स्थित है? उमरिया, शहडोल, अनूपपुर या फिर जबलपुर? तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, अनूपपुर, जहां से कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अनूपपुर में जो कि अमरकंटक की पहाड़ी है, यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ी जो कि 1075 मीटर की ऊंचाई की पहाड़ी है, सबसे ऊंची चोटी, वहीं से इसका उद्गम है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ी वहां से उद्गम है, और यह अनूपपुर में जो कि यहां पर जो सूर्य कुंड है, ये भी याद होना चाहिए, सूर्य कुंड से इसका उद्गम है। और अमरकंटक के अनूपपुर की पुष्पराजगढ़, पुष्पराजगढ़ जो तहसील है, वहां से ये निकली हुई है। और यहीं पर ये दोनों वाटरफॉल हैं, कपिल धारा और दुग्ध धारा। अगर हम कपिल धारा की बात करें तो सबसे पहला वाटरफॉल जो बनता है वो कपिल धारा ही बनता है, कपिल धारा पहला बनता है। उसके बाद में दूसरे में नंबर लगता है दुग्ध धारा का, जो कि कपिल धारा से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गए सारे फैक्ट। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? जो पहली क्रांति हुई थी मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ, पूरा भारतवर्ष में यहाँ पर विद्रोह हुआ था 1857 का, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहाँ हुआ था? यह क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बनता है बिल्कुल। तो ऑप्शन आपके सामने है जबलपुर और कटनी में, सेकंड ऑप्शन बानपुर और सागर में, थर्ड ऑप्शन में है नीमच और भोपाल में, या फिर घोड़ा डांगरी और इंदौर में। तो इसका जो सही विकल्प है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा,
नीमच और भोपाल में सबसे पहले यहाँ पर जो 1857 का विद्रोह था वो यहाँ पर हुआ था। अगला प्रश्न आ गया मध्य प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 36वां है 36। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पुराना जो चिकित्सा महाविद्यालय है वो कहां पर है? ऑप्शन आपके सामने है, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर, गांधीनगर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर, या फिर SN चिकित्सा महाविद्यालय सागर। तो इसका जो सही विकल्प है वो 3rd नंबर इज द करेक्ट आंसर, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय है गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जो कि सिंधिया वंश ने इसकी स्थापना की थी, इसकी शुरुआत की थी सिंधिया के समय में, ठीक है ना, सिंधिया के समय में इसकी स्थापना हुई थी और सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में ये जाना जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1946 में। चलिए अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में कहां पर न्यूनतम तापमान रहता है, सबसे जो मिनिमम टेम्परेचर है वो कहां रिकॉर्ड किया जाता है? राजगढ़, शिवपुरी, पचमढ़ी, या फिर गंज बासोदा। तो इसका जो सही विकल्प है वह है शिवपुरी, जो कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, जिसमें कि 5 जिले आते हैं, उसमें से एक है शिवपुरी, यहाँ पे कि सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। अगला प्रश्न आ गया 38वां, मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का जो कारखाना है वो कहां पर स्थित है? भोपाल में है, ग्वालियर, बुधनी, या फिर मंडीदीप। रेलवे स्प्रिंग का कारखाना जो कि ग्वालियर में है, ग्वालियर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन पाया जाता है? सबसे अधिक वन किस जिले में पाया जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनता है। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, या फिर बैतूल। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बालाघाट इज द करेक्ट आंसर, जहां पे कि पूरे समस्त बालाघाट का 80% जो क्षेत्र है वो वन से घिरा हुआ है, वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है बालाघाट, जो कि खनिज, सबसे अधिक खनिज भी यहीं पे मिलते हैं। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं? खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर तांबा पाया जाता है, तांबे की मलाज खंड की है। यहाँ पर मैग्नीज पाया जाता है। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज के लिए कौन सी है? मैग्नीज की भरवेली की खदान जो है वो भी यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो खनिज का सबसे बड़ा क्षेत्र बालाघाट कहलाता है, साथ में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। अगर वन क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में ही है, जो कि लगभग 30% जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का वहां पर वन पाया जाता है। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 40वां है ये, मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज विधेयक है वो कब पारित हुआ था? मध्य प्रदेश में, नोट कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश में ये कब पारित हुआ था? मध्य प्रदेश का आंसर है यहाँ पर। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा होगा? मध्य प्रदेश में 73वां संविधान जो संशोधन है वो पंचायती राज वो कब पारित हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, 1993 में, 1994 में, अगस्त 94 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश अकेले की बात नहीं है, ये पूरे भारत की बात है। यहाँ पर पूरे भारत में एक साथ ये लागू किया गया था 73वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। और इसकी बात है, अगर इसको पारित करने की बात है तो इसका जो आंसर है इसमें कोई नहीं है पारित होने का, क्योंकि पारित होना और लागू होना दोनों अलग होता है। पारित होता है जो विधेयक, वो विधेयक पारित जो हुआ था भारत सरकार का, जो कि लोकसभा में 1992 का 1992 का ये 73वां संविधान संशोधन था, जो कि दिसंबर 1992 में ये वो हुआ था, पारित हुआ था। और लागू होने की बात कर ली जाए तो ये अप्रैल 1993 में ये लागू किया गया था। और इसके अंतर्गत जो संविधान में एक अनुच्छेद इसमें जारी किया गया था, एक अनुच्छेद इसमें आया था जो कि संवैधानिक ये संशोधन था, यानी कि संवैधानिक ये वो था कानून, जो कि था 243 आर्टिकल 243 में पंचायती राज विधेयक के बारे में पूरी जानकारी, पंचायती राज अधिनियम बना ये, जो कि आर्टिकल 243 में आया। और अगर पंचायत की बात करें तो ये ए से लेकर ओ के बीच में यहाँ पर पूरा जानकारी मिलती है, जो कि पंचायत के यहाँ पर 29 कार्यों का यहाँ पर विवरण मिलता है। कौन कौन से 29 कार्य यहाँ पर होंगे।
अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद कुछ समय तक भूमिगत रहे थे? चंद्रशेखर आजाद जो कि एचआरए के सदस्य थे, एचआरए, ठीक है ना, एचआरए के सदस्य थे ये, और यही इन्होंने ही जो लाहौर बम कांड था उसमें ये मुख्य अभियुक्त के रूप में थे, जिसमें चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन लोगों पर ये केस चल रहा था, जो जिन्होंने की सॉन्डर्स मर्डर केस पर ये अभियुक्त थे। तो उस समय ये अभियुक्त भूमिगत रहे थे। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला था यहाँ पे कि ये अंडरग्राउंड हो गए थे, भूमिगत हो गए थे? इंदौर, ओरछा, झाबुआ या फिर जबलपुर? तो इसका जो सही विकल्प है वो है ओरछा। ओरछा जो कि टीकमगढ़, नोट कर लीजिएगा, टीकमगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता था। बाद में ये एक नया क्या बन गया, ये एक नए जिले के अंतर्गत पहुंच गया जो कि है निवाड़ी। अभी वर्तमान में ये निवाड़ी जिले की एक तहसील है ओरछा, ठीक है ना, ओरछा के अंतर्गत है। और इस ओरछा में ही चंद्रशेखर आजाद उस समय भूमिगत हो गए थे, अंडरग्राउंड रहे थे। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 42, खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर है तीसरा, थर्ड है। वर्तमान में तीसरे स्थान पर खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश का नंबर लगता है पूरे देश में। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश में जो पागल्या किस आंचल का ये लोक चित्र की कला है? कौन सा जो क्षेत्र है यहाँ पे कि ये लोक चित्र कला सबसे ज्यादा पॉपुलर है? बुंदेलखंड, मालवा, मध्य भारत या फिर बघेलखंड? तो इसका जो आंसर है वह है मालवा। मालवा क्षेत्र की ये लोक चित्र कला है। कौन सी? पगल्या। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में जो चंदेल शासक है इनका जो प्रमुख नगर था वो कौन सा था? रीवा, खजुराहो, अजयगढ़ या फिर टीकमगढ़? तो इसकी हम बात कर लें तो चंदेल शासकों की बात करें तो चंदेल शासक का जो संस्थापक था वो कौन था? ये भी आपको पता होना चाहिए, संस्थापक कौन था इसका? तो वो था नन्नुक। नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी और ये हुई थी 730 में नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। और इसका जो सबसे प्रतापी राजा के बारे में बात कर लें तो सबसे प्रतापी राजा इसमें जो कि मुस्लिम इन्वेडर्स के समय रहा था वो था विद्याधर। कौन था? विद्याधर था। और इसमें जो प्रमुख नगर मध्य प्रदेश में जो बना वो प्रमुख नगर बनाने का श्रेय जाता है राजा धंगदेव को। सॉरी, धंगदेव जिसने कि अपनी राजधानी को उत्तर प्रदेश के महोबा से मध्य प्रदेश में स्थापित किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है खजुराहो। उत्तर प्रदेश में बात करें तो नन्नुक ने उत्तर प्रदेश के महोबा में अपना चंदेल वंश की स्थापना की थी। देन उसके बाद में उसका पुत्र हुआ दंगदेव घटोत्कच, उसका पुत्र था हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के बाद में फिर दंगदेव आया, जिसको कि लक्ष्मण वर्मन भी कहा जाता है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन के बाद में दंगदेव, और दंगदेव के बाद में फिर अगला जो राजा रहा वो रहा विद्याधर। तो इस तरीके से ये लगातार जो राजा रहे, इसमें दंगदेव के समय में ये खजुराहो राजधानी शिफ्ट की थी। यहाँ पे कि दंगदेव के समय और उसके समकालीन हर्ष के समय ही यहाँ पर विभिन्न मंदिरों का निर्माण किया गया, जिसमें कि आज के समय में वर्तमान में सिर्फ 22 मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। टोटल यहाँ पर 85 मंदिरों का निर्माण खजुराहो में चंदेल वंश के द्वारा किया गया था। इसका जो आखिरी राजा रहा था वो था परमार्दी देव, ये भी याद होना है, ठीक है ना। परमार्दी देव ये आखिरी राजा था जो कि गुलाम वंश का जो राजा रहा, बाद में राजा हुआ था, लेकिन उससे पहले ही इसका जब सेनापति था मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में इसका युद्ध हुआ था 1203 में। और उस समय चंदेल वंश की यहाँ पर शासन खत्म हो जाता है और आखिरी राजा की यहाँ पर हत्या हो जाती है, ठीक है। तो ये आंसर है इसका खजुराहो। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस जनजाति का संबंध कत्था उद्योग से है? कोरकू, खेरवार, भील या फिर सहारिया? तो इसका जो सही विकल्प है वो है खेरवार जनजाति के लोग यहाँ पर कत्था उद्योग के लिए
जाने जाते हैं। अगला प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 46। 30 जून 1998 में 6 नए जिलों का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति, सिंहदेव समिति, सिंघवी समिति या फिर अशोक मेहता समिति? तो ये उसका सही विकल्प है सिंहदेव समिति। सिंहदेव समिति थी, इसने ही अनुशंसा की थी। देन उसके बाद में 6 नए जिले यहाँ पर बने थे। बाकी के अन्य की बात करें तो इसमें जो 3 जो ऑप्शन दिए हैं ये पंचायती राज अधिनियम की जो समिति बनी थी उन समिति के सारे ऑप्शन हैं, जिसमें कि बलवंत राय मेहता समिति ये 1957 में गठित हुई थी। उसके बाद में सिंह, फिर अशोक मेहता समिति आई थी ये सेकंड नंबर पे। उसके बाद में एमएल सिंघवी, इनका पूरा नाम है एमएल सिंघवी के नाम से थी। ये समिति आई थी जो कि राजीव गांधी के समय में आई थी। राजीव गांधी ने इस समिति को बनाया था और इसी की अनुशंसा पर जो 73वां संविधान संशोधन है जिसमें कि इसने सिफारिश की थी वो इसमें लागू हुई है। एमएल सिंघवी की जो सिफारिशें थी वो इसमें आई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है? चंदेरी जो क्षेत्र है वो क्यों प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए, लाल पत्थर के लिए, संगमरमर के लिए या फिर रत्नों के लिए? तो इसका सही विकल्प है चंदेरी की साड़ियां, जो कि पूरे विश्व भर में ये प्रसिद्ध है चंदेरी की साड़ी। चंदेरी की बात कर ली जाए तो चंदेरी पर प्रतिहार वंशों का शासन था। अगर इतिहास की बात की जाए प्रतिहार वंशों का यह शासन था। और चंदेरी का किला जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पे कि कीर्तिपाल राजा जो कीर्तिपाल है, कीर्तिपाल के द्वारा चंदेरी के किले का निर्माण हुआ था। चंदेरी का जो किला है वो राजा कीर्तिपाल या नरेश कीर्तिपाल बोल सकते हैं इसको, नरेश कीर्तिपाल के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। और ये हुआ था 8th सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में नरेश कीर्तिपाल ने चंदेरी के किले का निर्माण कराया था, जो कि वर्तमान में कहां पर है? ये अशोकनगर में है, अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आ गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस प्रकार के वर्षा वाला क्षेत्र है? यहाँ पर उच्च वर्षा वाला क्षेत्र, निम्न वर्षा वाला क्षेत्र या फिर एक या दो, दोनों ही विकल्प सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो बिल्कुल तीसरा वाला सही है, यानी कि दोनों। उच्च वर्षा वाला भी क्षेत्र है और निम्न वर्षा वाला क्षेत्र भी है। अगर निम्न वर्षा वाला क्षेत्र की बात करें तो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वो निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है। और उच्च वर्षा वाला क्षेत्र की बारे में बात करें तो यहाँ पर पूर्वी जो क्षेत्र है वो उच्च वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया मध्य प्रदेश। 48 हो गया। 49वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि कितनी है? अगर मध्य प्रदेश राज्य में देखा जाए तो पूरे जितने भी मध्य प्रदेश में जो व्यक्ति रहते हैं अगर उनकी औसत कृषि भूमि के बारे में कैलकुलेट की जाए तो मध्य प्रदेश में, इसमें ऑप्शन आपके सामने है, जो कौन सा सही होगा? तो इसमें से कोई सा भी विकल्प सही नहीं है। अगर औसत की बात करें तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 2.2 हेक्टेयर भूमि जो कि पर पर्सन के नाम से यहाँ पर इतनी भूमि यहाँ पर मध्य प्रदेश में है। और सबसे अधिक कृषि भूमि की बात करें तो किस जिले के बारे में नंबर लगता है? वो है हरदा। हरदा जो जिला है यहाँ पर 5.5 हेक्टेयर जो भूमि है वो प्रति व्यक्ति सबसे अधिक यहाँ पर मिलती है। और सबसे कम, ये सबसे अधिक है, यहाँ अधिक लिख देता हूं। अगर सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम में नंबर जो आता है वो आता है यहाँ पर नीमच और डिंडोरी, जो कि लगभग 1.5 हेक्टेयर के आसपास। तो ये 2 जिले हैं यहाँ पे कि सबसे कम जो प्रति व्यक्ति भूमि यहाँ पर मिलती है 1.5। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में 5.5 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि यहाँ पर देखी जाती है, जो कि हरदा जिले की सबसे अधिक में। अगला जो कि 50वां आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, मध्यकाल का जो महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था वो कौन सा था? मध्यकाल के समय में अगर व्यापारिक केंद्र के बारे में बात की जाए तो कौन सा रहा इसमें? इंदौर, विदिशा, बुरहानपुर या फिर रीवा? तो इसका जो सही विकल्प है मध्यकालीन समय में विदिशा
सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता था, जो कि मेडिवल टाइम की बात है। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के रखे। मध्य प्रदेश कांस्टेबल भर्ती के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी कंटेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश का कांस्टेबल का पेपर है, तो मध्य प्रदेश का जीके बिल्कुल आएगा इसमें। तो रट लीजिए, याद कर लीजिए। अगले 50 क्वेश्चन फिर मैं लेके आऊंगा। इस तरीके से पूरे 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कंप्लीट करने वाला हूँ मध्य प्रदेश के, जो कि अगले 1 महीने में आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। इसके अलावा अन्य क्वेश्चंस भी मैं साथ में कंप्लीट करूंगा, जो कि पूरे इंडिया की जीके पर रहेगा, क्योंकि ये पूरा कंटेंट 40 नंबर का है, जो कि पूरा इंडिया का जीके सामान्य ज्ञान यहाँ पर पूछा जाना है 40 नंबर का। तो ये 40 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर लगातार मेरे वीडियोस को आप कंप्लीट करते रहेंगे। तो ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो आपके पास साथ में फिर आने वाला है। उसके लिए आप मेरा चैनल ट्यून करके रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।